बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SD TV। हाल ही में पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी तब्दीली आई है। जाहिर है कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ सब सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इट इज़ लाइक ग्रोपिंग इन द डार्क, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं, और यही वो वक्त होता है कि जिस वक्त हमें पॉइंटर चाहिए होते हैं और हमें ऐसी गाइडलाइन रेफरेंस चाहिए होता है जिस पे हमें कोई गाइड कर सके। तो वी थॉट के प्रोग्राम में ऐसी डिस्कशन करनी चाहिए कि व्हाट वुड बी दी शुड बी द मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर, और आगे पाथवेज इसके क्या होने चाहिए, इसकी पेस क्या होनी चाहिए, और माइक्रो मैनेजमेंट में हुकूमत को किस हद तक इंडल्ज होना चाहिए, एक्सटर्नल सेक्टर के साथ क्या मामलात करने चाहिए, फिजिकल साइड एंड वगैरह वगैरह। उसके लिए हमने आज फिर एक दफ़ा एंगेज किया है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी को। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रेफरेंस ड्रॉ करें ना, फिर बात करते हैं इसी के ऊपर। देखिए, ज़ाहिर है कि इस वक्त एक गवर्नमेंट चेंज हुई है। पिछली गवर्नमेंट जो है उसकी जो मुआशी जो थी अचीवमेंट्स थी वो क्या थी क्या रही। मौजूदा हुकूमत जो है ये अब उसको किस नहज पे लेके चलेगी, ये तो दो अलग डिस्कशंस होती रहेंगी। लेकिन इसके दरमियान एक महीने का बफर पीरियड आया है, और वो बफर पीरियड ये था कि जिसमें कुछ नहीं था। वन कैन से कि शायद एक नॉन फंक्शनल किस्म की स्टेट जो है वो चल रही थी। हाँ, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी उसका सारा फोकस जो था वो जाहिर है कि इस पॉलिटिकल टर्माइल को डील करने में था। जो इनकमिंग गवर्नमेंट है वो इस वक्त अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन उसको स्ट्रेंथन करने के मोड में थी। तो उसमें हुआ ये कि दो तीन उसमें मेजर फैक्टर्स हुए। एक तो ये हुआ कि जो IMF का एक 7th रिव्यू जो चल रहा है IMF के मौजूदा प्रोग्राम का, That was put on hold. वो होल्ड पे आ गया, क्योंकि उसमें ये था कि अब देखना होगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट आती है, PTI गवर्नमेंट सरवाइव कर जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या PDM कोलिशन जो है वो इसको अपनी हुकूमत बना लेगा। तो एक तो उस वजह से एक इम्पास आ गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ आई कि ये मेचोरिटी का टाइम था जिसमें कि चाइना के तकरीबन $2.5 बिलियन जो थे वो रोल ओवर होने थे। इसी तरह से सऊदीया के तो वो कुछ जो थे रिज़र्व जो कि रखवाए हुए हैं हमारे स्टेट बैंक में वो रोल ओवर होना थे। अब जब रोल ओवर होना होता है तो हर दोस्त हुकूमत चाहेगी कि जो भी हुकूमत स्टेबल है वो उसको oblige करे। लिहाजा उन्होंने भी उसके रोल ओवर के डिसीजन को थोड़ा सा होल्ड कर लिया। दुबई वाला तो वैसे हो गया था। नहीं, चाइना का आपका जो है वो होल्ड हो गया ना। तो जब वो होल्ड हो गया तो क्या हुआ कि आपके जो एक शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो मर्ज होना शुरू हो गया। अगर हम देखते हैं तो फरवरी के एंड पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे स्टेट बैंक के पास वो $16 अरब के थे। अप्रैल में आके वो 11.34 समथिंग लाइक दैट वो आगे $5 बिलियन जो है वो एक महीने में आपके निकले, जिसमें से कि $2.5 बिलियन जो थे वो तो चाइना के थे जो कि रोल ओवर नहीं हो सके। बाकी आपकी जो इम्पोर्ट बिल और बाकी चीज़ें प्लस जब इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, तो डॉलराइजेशन ऑफ इकॉनमी शुरू होती है। वो लोग जिनके पास अपने रिजर्व्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है जल्दी जल्दी डॉलर ख़रीदें ताकि उनके रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होने से बच सके। तो वो वहाँ पे भी हमने देखा कि डॉलर पर प्रेशर आया। तो अब मौजूदा हुकूमत जो है उसको जो फौरी तौर पे जिस चैलेंज का सामना है वो तो ये है कि IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करना, क्योंकि अभी $2.5 बिलियन जो है वो 30 जून तक डेट की पेमेंट में जाना है। और अगर इस पूरे साल को हम देखते हैं तो इस कैलेंडर ईयर में फर्दर कुछ $6 बिलियन जो है इस 2.5 को देने के बाद फिर और चाहिए होगा। तो एक तो उनको इस वक्त IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना है। अब जब IMF प्रोग्राम रिवाइव करने जाएंगे तो वहाँ पे IMF उनसे दो तीन चीज़ें कह रहा होगा। पहले तो IMF एश्योरेंस मांगेगा कि जी स्टेट बैंक की जो थी ऑटोनमस बिल उसके ऑटोनमी का, उसको मौजूदा हुकूमत नहीं छेड़ेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ने कहा था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो इसको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। दूसरा, वो उनसे ये श्योरिटी मांगेंगे कि जो GST एग्जम्पशंस हैं जो कि मिनी बिल के जरिए दी गई थी वो उसको रोल बैक नहीं किया जाएगा, ताकि वो जो IMF के ये दो थे स्ट्रक्चरल जो टारगेट्स ये पूरे हों।
तो ये तो अपनी जगह, लेकिन जो तीसरी चीज़ जो IMF कह रहा होगा हुकूमत से वो ये है कि जो PTI का रिलीफ पैकेज था उसको रिवर्स करें, क्योंकि अब मौजूदा हालात में जबकि रुपया डेप्रिशिएट कर चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, आलमी मंडी में गो के थोड़ी सी तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है चाइना के लॉकडाउन की वजह से शंघाई में, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता ईज़ ऑफ हो रहा है। तो वो ये कहेंगे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, डीजल की कीमतें बढ़ाएं, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ाएं। और ये चीज़ जो है, यानी शायद पहली दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना आसान हो हुकूमत के लिए कि स्टेट बैंक की इकॉनमी को भी ना छेड़े, मिनी बजट को भी ना छेड़े, लेकिन ये जो चीज़ थी ये इनके लिए बड़ी टफ आ जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा PMLN ने एक महंगाई मुकाओ मार्च करके लाहौर से चली थी कि महंगाई ख़त्म करनी है। महंगाई ख़त्म करने की बजाय जब उनको 25-30 रुपये पर लीटर डीजल पे और पेट्रोल की कीमतों को इजाफा करना होगा, $10 बढ़ जाता है बैरल पे, तो उसका 1 लीटर पे क्या इम्पैक्ट आता है? $1 जब बढ़ता है ना आपका, तो 1 रुपया उसका तो उसका तो $1.5 फ़र्क पड़ता है। तो जब आपका $10 बढ़ता है तो ज़ाहिर आपका $150 10 रुपये बढ़ जाता है। हाँ, बल्कि 15 रुपये बढ़ तो जाता ये जो है। इतने महीने बढ़ाया रहा है, तो मार्केट से इन्होंने मेरा ख्याल है सौदे 85 या 90 पे खरीदे हुए थे, ये 110-20 पे, तो ये तो 35-40 रुपए की इस वक्त तकरीबन, हाँ वो तो वही कह रहा हूँ, 30 से 35 रुपये बढ़ाना पड़ेगा इमीडिएटली। तो वो जो है वो हिट करेगा। अब जो करना जो होगा हुकूमत को वो ये है कि एक तरफ तो बड़ी खुशाइंद बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल मुंतखब होने के बाद जो पहला उन्होंने बिस्प के बारे में बात की, सोशल सेफ्टी नेट्स के बारे में बात की। आप उसका कोई भी नाम रख लें, बिस्प रखें, एहसास रखें, कोई नया नाम रख लें, लेकिन एग्जिस्टिंग सोशल सेफ्टी नेट्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर इनकम अर्नर, लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स के लिए। और दूसरी चीज़ जो है वो कि आपको जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी थी उसको अब रिवर्ट करना पड़ेगा, जो कि हुकूमत के लिए यकीनन एक मुश्किल फ़ैसला होगा। उसके बाद अगर हम फर्दर थोड़ा सा इसको देखते हैं, गवर्नमेंट के लिए जो अगला चैलेंज है वो बजट मेकिंग पे है। जून का जो बजट है, क्या वो एक इलेक्शन बजट के तौर पे उसको हम देखें या उसको एक रियलिस्टिक बजट के तौर पे देखें? अब इलेक्शन ईयर इन द रन अप टू इलेक्शन, जिसमें कि आपको नहीं पता कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो कब हो जाए और कब इलेक्शन अनाउंस हो जाए, तो जाहिर है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में तो कल उन्होंने कह दी फवाद चौधरी ने कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो नादरा इज़ नॉट रेडी। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो हो गई हैं, एक तरह से देखा जाए अब वो हल्का बंदियाँ रह गई हैं कराची की। वही ना कि आपके 6-7 महीने का टाइम जो है, तो अब देखना ये होगा, IMF को भी ये देखना है कि अगला जो है क्या वो इस गवर्नमेंट से एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम एक ट्रांच के लिए सिर्फ नेगोशिएट कर रहे होंगे, क्या ये गवर्नमेंट जो है अपना 1.5 साल पूरा कर रही होगी, उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट भी आएगी, वो कब आएगी? तो अभी भी अनसर्टेनिटी इफ्स एंड बट्स जो हैं वो मौजूद है। लेकिन जो जून से पहले जो बजट आ रहा होगा, जून के पहले हफ्ते में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। IMF के साथ ये जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम हमने शुरू किया, जो मैं उसकी एसेंस समझा था वो ये था कि पहले रिफॉर्म की जाए, फिर उसे कंसोलिडेट किया जाए, और फिर उसके बाद थर्ड फेज़ में जाके तो ग्रोथ की तरफ हम जाना शुरू हों थ्रू स्पेंडिंग एंड ऑल दैट। और उसमें भी शौकत तरीन को तो मैंने ख़ुद सुना था बैठ के घंटे डेढ़ की उसमें कॉन्फ्रेंस में जो हम करवाते हैं उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि 16% अगर हमारी बचतें हैं तो 4% डिवाइडेड बाई इससे ज़्यादा ग्रोथ हो तो हम ओवर ईट हो जाते हैं करने के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि नई जो गवर्नमेंट आएगी वो 4% से अबव ग्रोथ का टारगेट रखेगी या अभी कंसोलिडेशन चलेगी? मेरा ख्याल है कि ये जो उसको सिंबॉलिकली, जैसा कि मैंने कहा, अगर तो इलेक्शन बजट दे रही होगी तो इलेक्शन बजट में हो सकता है कि वो एक एम्बिशियस टारगेट रखे। क्या 5%? 5 से ऊपर का कोई टारगेट रखे। मीन 2018 में जो आउट गोइंग ईयर है उसके 17-18 वाला उसके हिसाब से कुछ चीज़ रखे। ये तो हो गया कि इलेक्शन बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो रियलिस्टिक बजट पेश करता है तो फिर मेरा ख्याल है कि 4-4.5 से ऊपर का जो है वो 23 के लिए नहीं रखना चाहिए। वैसे आप समझते हैं अगर $300 बिलियन की इकॉनमी है और 5% जो है वो ज़ाहिर $5 अरब बनता है, तो 300 के ऊपर जाके जो है वो 15 अरब, 16 अरब डॉलर इकॉनमी में ग्रोथ इम्पॉसिबल नहीं लगती है अगर टारगेट 5%? देखिए, अगर आपका एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर 26 मिलियन ठीक चलता रहता है। आपकी GDP रीबेसिंग के बाद जो नए सेक्टर्स का इजाफा हुआ है उसमें GDP में, तो अगर आप उनको देखें
और थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है उसके आने से एक जो एतमाद की फ़ज़ा बहाल हुई, और PMLN के बारे में मशहूर है कि ट्रेडर्स कम्युनिटी और बिजनेसेस जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं PMLN की गवर्नमेंट में। तो ज़ाहिर है कि अगर ये ट्रस्ट बिल्डिंग आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लेकिन इतना मुश्किल टारगेट होना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कंटिन्यू करेगी टिल इलेक्शंस, और अगर वो कंटिन्यू करती है तो फिर तो आपका चार्ज पूरा करना जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन से जो हमारी रियल इनकम में रोड हुई है, मसलन अगर हम देखें तो 7 या 8 या 9% जैसे कहते थे, तो 18% का मतलब है जिसकी लाख रुपए इनकम थी वो कम होकर 88,000 रहेगी इनकम। नॉमिनल इनकम बेशक उतनी रही। इसको किसी तरह से सफल करने के लिए कोई मैयर्स लिए जाएंगे आपका ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो कोई मैयर ले पाएगी। अच्छा, आप समझते हैं रूम नहीं है फ्लेक्स? यानी एक तो ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें करनी है ये इलेक्शन को सामने रखते हुए। दूसरा ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को एंगेज नहीं कर पाएगी किसी भी किस्म की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। देखिए, लेकिन अपोजिशन अगर जो बाहर से मुज़ाहमत हो रही होगी वो तो अपोजिशन ही है ना, आपकी पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे क्योंकि इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है वो तो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अपने कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स दें पार्लियामेंट के अंदर। मैं बाहर वाले ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा, के अंदर जो है वो सेनेट में PTI तो मौजूद है, तो शौकत तरीन साहब सेनेट में बैठे हैं, तो ये सारे को 3-4 लोग मिल के बैठ के मैक्रो इकॉनमी पे वन फॉर ऑल कुछ डिसीजन ले लें, जिनको कि कोई भी हुकूमत हो वो मौजूदा हुकूमत है, वो पिछली हुकूमत थी, वो अगली हुकूमत है, वो उसको कंटिन्यू करे। चूँकि हमने हिस्ट्री तो आपको ये बताती है ना कि अपोजिशन में रह के आप बेशक इन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते रहें, वंस यू आर इन गवर्नमेंट तो आपको यही चीज़ें करनी है। और पे जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी करती है। हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, वो आपस में मिक्स हो जाती है। मेरे ख्याल है ऑडियंस के लिए इसको मिल के सम बजाय मैं करूँ इसको सम अप कर लेते हैं। एक तो आपने ये बात बताई कि जो फिजिकल गैप है उसको कम करने के लिए मैयर लेनी पड़ेंगी। दूसरा, करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना नागुज़ीर होगा। ये दो आपने मेन बातें बताई। तीसरी आपने जो बताई है कि सेफ्टी नेट जो है, सोशल सेफ्टी नेट, उनको किसी तरह इनेबल करने की, हुकूमत को स्ट्रेंथन करने की, इनेबल तो पहले से है, स्ट्रेंथन करने की, और ये करना भी चाहिए। और इसके अलावा चौथी बात मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसेंसस एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे कंसेंसस कर लेना चाहिए, जो लगता नहीं। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए। देखिए, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि गो के PTI नेशनल असेंबली में नहीं है लेकिन सेनेट में मौजूद है, वो तो है। तो शौकत तरीन साहब सेनेट में बैठे हैं, सलीम मांडवीवाला साहब सेनेट में बैठे हैं, नवीद कमर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आयशा पाशा जो कि सारी पार्टीज होगी, जो कि पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो शायद फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे और मिफ्ता उनके साथ आ रहे हो। तो ये आपके पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कि एक विजन भी है, जिन्होंने काम भी किया है, और इन पे मुश्तमिल एक कमेटी बना देनी चाहिए जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करे। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इसलिए ये, खैर मेरी राय गलत हो सकती है, पॉसिबल नहीं लगता कि ये जो इस्तीफ़े हैं इसका मकसद ही ये होगा कि जी आप इलिजिटिमेट हैं, हम आपसे कहो, तो वो वहाँ पे कहाँ करेंगे। लेकिन अब अपोजिशन को हम कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। अगर इस्तीफ़े देने के बाद कल को दोबारा PTI की हुकूमत आती है तो उसको यही चीज़ें दोबारा करना होगी। तो अगर यही चीज़ें दोबारा करनी है, या जैसे PMLN है इस वक्त या पीपल्स पार्टी आज हुकूमत में है, लेकिन वो इन तमाम मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसी रिफॉर्म्स थी वो उनकी मुखालफत करती रहा, वो वही चीज़ें कर रही होंगी। तो अगर हर पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत में आने के बाद एक ही चीज़ करनी है तो बेहतर है कि उस पर वंस फॉर ऑल किसी किस्म का कोई भी कंसेंसस कर लें, ताकि कोई भी हुकूमत हो उसके लिए ये चीज़ें जो है वो मुश्किल ना, और IMF को भी पता हो कि आपकी जो एंगेजमेंट है वो हुकूमतों के आने जाने से चेंज नहीं है। एक टेंजेंट पे सवाल है कि 10% जो इन्होंने बढ़ाई है तनख्वाहें, वो ऑर्गेनाइजेशंस बाकी भी फॉलो कर रही होंगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो फॉलो कर पाएंगी। अच्छा, कर पाएंगी, क्योंकि वो जो 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं या जो इन्होंने मिनिमम वेजेस बढ़ाई हैं, वो तो मिनिमम वेजेस तो गवर्नमेंट के इदारों के लिए हैं। हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन क्वासाई गवर्नमेंट है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट से किसी किस्म की उनकी
एफिलिएशन है, फंडिंग है, उनके लिए तो मैंडेटरी हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर अपना देखा होगा कि उनके अपने हालात कैसे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मैंने इसीलिए सम अप कर दिए थे 4 पॉइंट, ताकि बाद में मैं उसको सम अप ना करूं। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। कोई आपका क्वेश्चन हो या आपका कमेंट हो तो प्लीज़ फील फ्री दें, उसको हम अगले में एड्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।